हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और आपके 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 1 आपको शुरू कर चुके हैं और इसी में हमारा पहला चैप्टर चल रहा है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो कल हम लोकतंत्र की परिभाषाओं को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। आपका मैडम, आपका लिंगायतों और एक बच्ची के बीच, आपका मैरी के बीच जो आपका संवाद हो रहा था, जिसकी बात थी, उन्हीं बातचीत के जरिए हम लोग वो सारी परिभाषाओं को समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर में लोकतंत्र है क्या और काम कैसे करता है। इन सब चीजों पर हमने बात करी और मैडम लिंगायतों ने बताया कि क्या परिभाषा हो सकती है, डेमोक्रेसी मिलकर बना है, क्या चीजें हैं और उसका अर्थ क्या है। ये सारी चीजें हमने देखने का और आपको जानने का प्रयास किया। क्लियर है? अभी आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग आपका देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आपने देख लिया, आगे बढ़ जाए। ठीक है, आप देख रहे हैं पूरी कहानी को हम लोग आपके पढ़ चुके थे, ये सरल परिभाषा। अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी। बहुत सारे लोग उसको खड़ा कर रहे हैं, क्या डेमोक्रेसी को खड़ा करने की जरूरत है या खुद अपने आप में लोकतंत्र क्या है ये किसी के परिभाषा को बताने और आपके समझाने की जरूरत है। मैं मानता हूं नहीं, किसी को समझाने और आपके बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आपका डेमोक्रेसी क्या है और किस तरीके से वो काम करती है और काम की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 1.2 लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। तो लोकतंत्र की जो विशेषता है वो हमको देखनी है। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की कि हम लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इसे अनेक सवाल वहां उठा खड़ा करती है। इस परिभाषा को के अनुसार शासक कौन है किस सरकार को लोकतंत्र कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी ले सकता है। किस तरह के चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। किस चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहने के लिए कौन सी शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है, कौन सी वो शर्त है, किन शर्तों के आधार पर हम उनको कह सकते हैं। ये जो हमारा कार्य है ये आपका डेमोक्रेसी का है, डेमोक्रेटिक है। बताइए, ऐसा कोई काम। आगे बढ़ते हैं। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासकों के चुनाव किए जा सकते हैं। इसमें क्या प्रत्येक नारी को वहां बराबरी की हैसियत से भाग लेने की जरूरत है। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। सरकार के किस स्वरूप को हम लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के कुछ आपके लक्ष्मण रेखा में बंद कर काम करने की जरूरत है। लोकतांत्रिक शासन को, व्यवस्था को, नागरिकों को कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए, ये हमको देखना है। कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर हम लोग आपका विचार करेंगे। क्या करेंगे? इन सब पर आपका हम लोग आपका विचार करेंगे कि क्या कुछ कैसे हैं। ठीक, और इस तरीके से हम लोग आपका देख भी लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाएं। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। कह रहे जो प्रमुख फैसले जो आपके निर्वाचित नेता होते हैं उनके हाथ में। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। वहां लोकतंत्र था, सेना इतनी हावी हो गई कि सेना का अपना शासन हो गया। इसी सेना की अगुवाई को आप देखें। उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में उन्हें खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करके अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया। पाकिस्तान मीडिया, मानवाधिकार संगठन
और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2000 में उन्हें लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान में बदल दिया गया और इसको क्या कर दिया गया, एक लीगल आपका फ्रेमवर्क ऑर्डर लाए और उसी ऑर्डर के द्वारा इसमें संविधान बदल दिया गया और राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता और प्रांतीय असेंबली को भंग कर करा जा सका। इस तरीके से परवेज मुशर्रफ ने जो वहाँ की आपका लोकल असेंबली थी उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया और खुद को शासक के रूप में घोषित किया। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर प्रॉपर लोकतंत्र है, जैसे भारत, स्वीडन जैसे देशों में स्वीडन का लोकतंत्र पहले नंबर पर आता है और दूसरे नंबर पर भारत का लोकतंत्र आता है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश का है, भारत का है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए कि कहाँ का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्या कुछ इसकी स्थिति है, कैसे कैसे हम जान सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने, जानने और पहचानने की ज़रूरत है हमको। उसी के आधार पर हम लोग बात करते हैं। क्लियर है? देख लिया आप लोगों ने? चलिए, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में थे, ये हमने देख लिया। और कैसे आपके हुआ, सीरिया की क्या स्थिति है आप वहाँ भी देख सकते हैं, क्या राइट्स हैं और कैसे उखाड़ फेंका उन्होंने उन सबको, ये भी आप खुद अच्छे से देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। कैसे आपका संविधान बदला, क्या कुछ है, इस पर हम लोग बात करें। चलिए आगे बढ़े। स्पष्ट हुआ कैसे परवेज मुशर्रफ ने वहाँ गड़बड़ी कर कैसे तानाशाह के रूप में से तख्ता पलटकर अपने आप को सर्वोच्च व्यक्ति बना दिया और उसके बाद स्वयं को ही राष्ट्रपति घोषित कर दिया। ठीक, ये सैन्य शासन व्यवस्था की एक एग्जाम्पल है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। मंत्री के कामकाज की एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसमें ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी है। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ये वह निगरानी रखती है। इस कानून के पास हो जाने के बाद आपका प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबली के लिए चुनाव कराए गए और इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकार मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के पास रही। यानी कि सब कुछ हुआ, डेमोक्रेसी हुई, पूरा चुनाव हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मेन पावर किसके पास रही? वहां के जो आपकी सेना है, और सेना का प्रमुख कौन था? जनरल परवेज मुशर्रफ के पास रही। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान में लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं। और कह रहे जब आपका जनरल मुशर्रफ का वहां आपका शासन था तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिन्हें ये कहा गया कि हाँ ऐसा नहीं है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रहेगा। क्लियर है? बहुत सारे कारण हमारे सामने रखे गए कि क्यों नहीं है, कैसा नहीं है, किस लिए नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है, ये सारे मुद्दे। ठीक, लेकिन हम सिर्फ एक ही कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग अपने शासकों का चुनाव किया है? क्या किया है? शासकों का चुनाव किया है। ठीक ठीक, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते कि हम कि लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए प्रतिनिधि का चुनाव तय किया है। प्रतिनिधि वास्तव में शासक नहीं थे, वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकारी, सेना के अधिकारियों ने जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में कि जनता द्वारा चुने गए नहीं थे। अब हम क्यों नहीं कह रहे कि वो अंतिम अधिकारी? क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ को जनता ने नहीं चुना था, उन्होंने अपने आप को खुद बना दिया था। ठीक, ऐसा तानाशाह राजशाही वाले अनेक शासक व्यवस्थाओं में होता है। वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई चीजें होती है और कैसे हैं? औपचारिक रूप से वहां बहुत कुछ चुना हुआ होता है। तो मेन यही देखना होता है कि आखिर में प्रतिनिधि क्या थे, कैसे जनता की सरकार चलती है, क्या कुछ सबका चुनी हुई आपकी सरकार है, क्या प्रतिनिधित्व है, ये हमको देखना है। ठीक।
आगे बढ़े, अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं। सांसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता लोगों के हाथ में होती है, जिनमें जनता नहीं चुनाती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में। इसमें लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इसमें हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में मेन क्या है कि अंतिम निर्णय जो लेगा वो कौन लेगा? लोगों के द्वारा चुना हुआ जो प्रतिनिधि होगा वही लेगा। क्या होगा? लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही अंतिम रूप से क्या करते हैं, उसको चुनते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान। क्लियर है? चलिए आगे पहुंचे। स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। अच्छा देखिए, चीन की संसद को कावेगुओ रेमेनिया दुहाई यानी कि चाइनीज भाषा में राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। आपको पता नहीं क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जन संसद। और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? भारतीय संसद। संविधान की संसद के प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। चीन की संसद में प्रत्येक क्या होते हैं? 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इससे पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं और कुछ सदस्य का चुनाव सेना भी करती है। कुछ सदस्य कहां से आपके चुन के आते हैं? सेनाओं के माध्यम से। चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी लेनी पड़ती है। 2002-2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके संबंधित कुछ छोटी मोटी पार्टी के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती आई है। किसकी बनी है सदा? कम्युनिस्ट पार्टी। एक ही सत्ता दल है यहाँ। कैसा है? एक ही सत्ता दल है। 1930 में आप आजाद होने के बाद, चाइना कब आजाद हुआ? ध्यान दीजिए, 1930। स्टार लगा लीजिए, नई जानकारी पता है, लिख लीजिए। होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 साल, मतलब ये सॉरी चाइना नहीं हुआ, हमसे 1 साल पहले हुआ था, ये तो मैक्सिको की बात कर रहा है। 1930 में आजाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। देश की में आपका कभी भी फौज का या तानाशाही शासन नहीं आई, कोई फौज का शासन नहीं लगा। लेकिन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई, ठीक, इंस्टीट्यूट पर्सनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का एक ही पार्टी को ही जीत मिली। आज तक एक ही पार्टी जीतती आई है। विपक्षी दल चुनाव का हिस्सा लेते थे, पर कभी उन्हें जीत हासिल नहीं होती। चुनाव तरह तरह के हथकंडों अपनाकर हर हाल जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठक में जाना अनिवार्य था। सबके लोगों क्या था? जो पार्टी की बैठक है उसमें जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र और छात्राओं के माँ बाप में पीआरसी के वोट के लिए देने पड़ते हैं। और मीडिया में कभी भी जब विपक्ष दल की आलोचना करने की अगुवाई या उनकी बात अंदाजा होती है तब हम देखते हैं। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता है। बहुत बार क्या होता है, वो चेंज होते हैं, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतदान जो है कर दिया जाता है। तो ऐसे भी आप देखते हैं, जिससे अनेक वोट नहीं डाले जाते। पीआरआई अपने उम्मीदवार को अभियान में काफी पैसा खर्च कराती है। हम ऊपर बढ़ने चुनाव में लोगों द्वारा अपना शासन चुने जाने का उदाहरण मान लेते हैं। जो लोगों का शासन है चुने उसको मान लेते हैं। इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद यही लगता है कि कह सकते हैं कि यह काफी सारी समस्या है चीन के चुनाव में।
कह रहे ये कुछ ऐसी सारी समस्या हैं जो आपका चीन का चुनाव है उसमें कुछ ऐसी समस्याएं यही सारी चीजें होती हैं। ठीक, और आप इनको देख सकते हो। तो बेसिकली चीन के चुनाव में क्या दिक्कत थी, कैसे होती है, हर 5 साल 6 साल में कहाँ पर चुनाव होता है, ये सारी चीजें आपका देखने लायक है। ठीक, क्लियर है, विचार रहेगा इतना, देख लिया। देख लिया, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़े। या तो देख लिया बीसीआर पार्टी कहाँ का चुनाव लड़ती थी और किस तरह से उसने चुनाव लड़ा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाए। लोगों के सामने कोई वास्तविक गंभीर विकल्प नहीं होता है तो लोग शासन दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवार को वोट देते हैं और मनपसंद चुनाव कर सकते हैं। मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि उन्हें कहने का विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न होना ही वहां के शासन दल की पराजय कहा जा सकता है। लोगों के चाहने पर भी कभी नहीं, चुनाव आपके निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र में अपनी कह सकते हैं कि एक समझ विशेष अन्य गुण को जोड़कर देख सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना पर्याप्त नहीं होता है, चुनाव के लिए एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनाव की स्थिति भी होनी चाहिए। कैसी है स्थिति भी होनी चाहिए, लोगों के पास विकल्प होना चाहिए कि वे चाहे शासक को गद्दी से उतार दें या लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत का समान अवसर हो। लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में ये कहा जाए और अध्याय 3। ठीक, इसको हम देख लिया, क्लियर है। चलिए क्लियर है। तो एक व्यक्ति एक वोट का मूल्य क्या है हम देखेंगे, चुनाव की प्रक्रिया कैसे संपन्न हुई, कैसे थे, इस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।